यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर है तो क्या वहां से जल भी निकलेगा। ना घबरा ना मायूस हो अंधेरे से मेरे साथी, क्योंकि इसी रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। जो हम रातों में मेहनत कर रहे हैं एक दिन जरूर वो क्या कर लेगा, एक सुनहरा कल बन के निकलेगा दोस्त। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का अरिविहान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजेश चौधरी आप लोगों के लिए वापिस से उपस्थित हुआ हूं। और वापस हम उपस्थित हुए किस लिए कि हमने ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। हम सब्जेक्टिव की ओर बढ़े दोस्त। मैं यहां पर डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन, और मेरी गारंटी रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट में बिल्ड कर दूं, ताकि आपका क्वेश्चन रटा हुआ नहीं भी रहे तो भी आप उसको लिख सको। मेरा पूरा टारगेट यही रहेगा कि मैं बेहतर तरीके से आपको कंटेंट दूं, ताकि आपने अगर मेरा वीडियो भी देखा है तो आप 100% बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन को लिख कर आ जाओ। तो यहां पर जो प्लेटफॉर्म अपना है अरिविहान, जो प्लेटफॉर्म है ये पूर्ण रूप से अभी नया स्टार्ट हुआ है। किसके लिए? आर्ट के लिए। जबकि पहले से ही साइंस के लिए अपनी पूरी क्लासेस चल रही है, बराबर चल रही है, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी दिया है। लेकिन अरिविहान परिवार बढ़ने लगा है। अरिविहान ने आर्ट और कॉमर्स को भी धीरे 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 स्टार्ट कर दिया है। आपकी क्लासेस डल गई है। जैसा काम साइंस स्ट्रीम में किया है वैसा वैसे ही काम इसमें होगा, जो कि एक सुनहरा मौका है विद्यार्थियों के लिए। क्यों? क्योंकि आर्ट्स के लिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है रे भाई। कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो विशेष करके एमपी बोर्ड आर्ट्स के बच्चों को पढ़ा रहा हो। लेकिन यहां पर शुरुआत हुई, मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था कि यहां से गारंटी है कि 100% बच्चा 90% से ऊपर बना सकता है अगर पूरी की पूरी क्लासेस अटेंड की। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, सारी की सारी क्लासेस यहां पर मिलेगी। लेकिन रेगुलर आपने क्लास देखी, कोई भी क्लास नहीं छोड़ी, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऐसे करके बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को भूगोल जो विषय है उस भूगोल विषय को आसान बनाऊं। लेकिन आज का जो वीडियो रहेगा मेरा अर्धवार्षिक परीक्षा को टारगेट करके रहेगा, जिसमें ज्यादा मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी इतनी नॉलेज में डेवलप कर दूंगा आपके अंदर कि आप बेहतर तरीके से, मजेदार तरीके से आप पढ़ सको। ठीक है? तो सभी सेशन में जुड़े रहना, और जो विद्यार्थी हमारा पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर कंटेंट अच्छा लगता है और मजेदार लगता है तो एक बार सेशन को आप शेयर जरूर कर देना अपने मित्रों के पास। ठीक है? तो सेशन की शुरुआत करते हैं हम। और सेशन की शुरुआत में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन ये है जो कि हमारा मानव भूगोल के, किसके? ह्यूमन जियोग्राफी से संबंधित है। कि मानव भूगोल की बात करें कि मानव भूगोल के अर्थ को समझाइए कि मानव भूगोल क्या है। एक सीधी सी सिंपल में बात करूंगा। मानव मतलब हम। मानव मतलब कौन? हम लोग। मानव की बात करें तो हम बोल देता हूं मानव, हम बोलेंगे मनुष्य की बात। इसकी बात करें मनुष्य। और भूगोल की अगर मैं बात करूं तो भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं भैया? हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के अध्ययन करते हैं भैया। हमने बोला पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो यहां से मैं आपके अंदर एक स्किल डेवलप करता हूं कि भैया मानव और पर्यावरण, क्या बोल रहे हैं? मानव और पर्यावरण मतलब इसका अर्थ एक निकल के आता है हमारा क्या? सीधा सिंपल सा कि एक पक्ष जो है वो मानव के बारे में बताएगा, और दूसरा पक्ष या तो प्रकृति का बात करे या पर्यावरण की बात करे या पृथ्वी की बात करे, तो दो पक्ष इसके अंतर्गत होते हैं। मैं आप लिखोगे कैसे? आपको बस याद रखना कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है, जिसमें मानव भी रहेगा और उसके साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण भी रहेगा। याद होगा कैसे? हम लिखेंगे मानव भूगोल का अर्थ उस विज्ञान से जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव। यही बताया ना, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर है सर, हम पकड़ नहीं पा रहे। यही तो सिखाने आया हूं, यही सिखाने आया हूं कि हमारी थोड़ी सी सोच डेवलप हो जाए और हम आग लगा दे क्वेश्चन। एक पक्ष मानव और दूसरा पक्ष उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों का अध्ययन करता है, कि जो उसके आसपास का जो वातावरण है उसकी हमारी शक्तियों का अध्ययन करता है, तथा उनके एक दूसरे पर प्रभाव को समझाना। मतलब ये क्या करता है मानव भूगोल के? मनुष्य और प्रकृति के जो परस्पर संबंध है उनको एक दूसरे के प्रभाव को समझाता है। जैसे वर्षा ज्यादा नहीं हुई, बारिश ज्यादा नहीं हुई तो कृषि अच्छी नहीं होगी, कृषि अच्छी नहीं होगी तो सीधा सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये इनके प्रभाव की बात कर रहे दोस्त। अगर ठंड ज्यादा पड़ेगी तो भी फसल में नुकसान होगा, क्लाइमेट पे आधारित हो गया ना। अगर मैं बात करूं वहां पर उबड़ खाबड़ जगह, अर्थात हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहां जीवन आसान है।
नहीं सर, जीवन आसान मैदानी क्षेत्र में होगा तो ये प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। तो हाँ, आपसे पूछे कि मानव भूगोल का अर्थ क्या होगा, तो हम याद रखेंगे कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें एक पक्ष मानव का और दूसरा पक्ष उनके पर्यावरण वातावरण की शक्तियां तथा जो उनके परस्पर जो एक दूसरे पर जो प्रभाव डालते हैं उसको हमारा समझाता है। क्या बात समझ में आ जाएगी? क्या आप लिख दोगे भाई? क्या लिख दोगे? आप इतना भी लिख दोगे ना कि एक पक्ष मानव को, मतलब मानव भूगोल वहां विज्ञान है जिसमें एक पक्ष मानव को और दूसरा पक्ष हमारा किसको, प्राकृतिक वातावरण को दर्शाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, मानव। क्या मजे आया भैया? क्या याद हुआ? यहां पर बोला, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोलता है, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है रे? लिखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। बहुत बढ़िया। देखो, मैं अगर दैनिक जीवन में उदाहरण लेके बताऊं आप लोगों को, तो नेचर हमारा यह चाहते हैं कि आपने अगर जन्म लिया है तो आपने जन्म लिया है तो आप यहां पर प्रकृति के अनुसार रहो थोड़े समय के लिए और उसके बाद आप चले जाओ। पृथ्वी के साथ कोई खिलवाड़ मत करो, इस यही हमारा निश्चयवाद है। मैंने जन्म ले लिया, मैं प्रकृति के अनुसार रहूं, बारिश हो रही मैं बारिश के अनुसार, मैं गर्मी हो रही गर्मी के अनुसार, ठंड हो रही ठंड के अनुसार, ठीक है। मैंने आवास बनाया लेकिन मैंने पेड़ पौधे नहीं काटे। अगर पेड़ पौधे काटे तो ये मैं क्या कर रहा हूं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, ये गलत है। तो यहां पर ये बोल रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है, लिखिए। तो यहां पर ये बोला है कि रुको जाओ निश्चयवाद जिसके अनुसार, ये तो लिखना ही है दोस्त, क्वेश्चन जो रहेगा ना उसकी पहली लाइन तो रिपीट करना ही है, पहली लाइन रिपीट करके ही लिखना है कि रुको और जाओ निश्चयवाद जिसके अनुसार पर्यावरण का नुकसान किए बिना, यही बोला ना मैंने मकान बनाया पेड़ काट दिए। मैंने भैया मैं क्या कर रहा हूं कि मेरी जो जमीन है उस जमीन को मैं करना चाहता हूं, मैंने क्या किया, पानी का मार्ग था वहां मिट्टी डाल दी। मैंने पानी को रोका कि नहीं रोका? वो फसल बर्बाद करेगी मेरी, नुकसान किया ना। तो यहां पर सिंपल से याद रखना है कि पर्यावरण का नुकसान किए बिना समस्या को सुलझाया जाना और विकास की संभावनाओं को तलाशने पर जोर देना, ये क्या कहलाता है, रुको और जाओ निश्चयवाद। इसमें इतना सा कह सकते हैं कि पर्यावरण में बिना नुकसान किए ही जीवन यापन करना, ठीक है, या और भी उससे जीवन को सरल बनाने के लिए संसाधन ढूंढना, यही क्या कहलाता है, रुको और जाओ निश्चयवाद कहलाता है। एक और आपसे पूछता है नव निश्चयवाद। क्या पूछता है? नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद की बात करें कि नव निश्चयवाद क्या होता है, तो इसके अनुसार ऐसा लिखेंगे, नव निश्चयवाद के अनुसार कि प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण की शक्तियों का वर्णन किया गया। प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण का वर्णन किया गया है, ये नव निश्चयवाद हमारा होता है, ये भी आप याद रख लेना। आगे बढ़े, ये हमारा आ गया जनसंख्या से क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा और बहुत शानदार। क्या बोलता है, जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्था होती है? जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्था होती है? सर 3 अवस्था है। कितने? 3। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि भैया साहब, एक तो हमारी होती है जन्म दर और एक होती है सर हमारी मृत्यु दर। क्या बात करें? एक तो हम बता देंगे जन्म दर और दूसरी मृत्यु दर। क्या बात समझ में? सर जन्म दर कि हमारा पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड बोल दो या किसी क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, जन्म दर। जीवित बच्चों की संख्या, मृत नहीं जोड़ेंगे, जीवित बच्चों की संख्या, और एक टाइम पीरियड के अंदर उसमें मरने वालों की संख्या, मृत्यु दर। सिंपल ही तो है रे भाई, क्या टफ है इसमें? कुछ भी नहीं ना। तो यहां पर इसकी अवस्था की बात करें तो हमारी कितनी? 3 अवस्था। सबसे पहले जिसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों हमारी कैसी रहे रे भैया? तो दोनों हमारी उच्च रहे। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि जिसमें सर जन्म दर जो होती है और जो मृत्यु दर होती है दोनों कैसी रहे? उच्च रहे। पहला पॉइंट हमारा याद रख लेंगे। याद रखोगे? मेरे साथ बोलो, एक बार मेरे साथ बोलो घर पे बैठे बैठे ही, कि जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है वो कौन सा? तो प्रथम अवस्था। बात हो गई। जैसे कि हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश की जन्म दर भी ज्यादा है, मृत्यु दर भी ज्यादा है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है, क्योंकि जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर भी तो रहे हैं।
कहां से वृद्धि होगी? तो ये होती है वृद्धि दर कम। तो बात हुई पहला पॉइंट कौन सा, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हमारा कैसे हो रहे भैया, तो दोनों ज्यादा हो, तो ये हमारा पहला। दूसरा याद रखेंगे सर, इसमें क्या होता है कि जो मृत्यु दर होती है, क्या बात करें कि सर जो मृत्यु दर होती है वो कम होती है, मृत्यु दर बिल्कुल कम हो गई। याद रखना, मृत्यु दर की बात करें हमारा कि मृत्यु दर कम होती है, लेकिन जन्म दर धीरे धीरे कम होती है। जन्म दर क्या होती है कि धीरे धीरे कम होती है। याद रखना, धीरे धीरे कम। तो दूसरा ये है कि मृत्यु दर तो हमारी कम है, मतलब कम लोग मर रहे हैं, कम लोग मर रहे हैं। तो यहां से हम बात करें कि जन्म दर और मृत्यु दर, मतलब यहां पे जन्म मृत्यु दर कम है, लेकिन यहां पर जन्म दर धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे कम होती है, मतलब मर कम लग रहे लोग, लेकिन यहां पर जन्म दर धीरे धीरे। तो दूसरा पॉइंट में याद रखेंगे कि मृत्यु दर दोनों में, उसमें तो उच्च होगी, इसमें मृत्यु दर एकदम कम है, लेकिन जन्म दर धीरे धीरे कम होती है, वो दूसरा पॉइंट। तीसरे की याद रखिए, तीसरी अवस्था, तो तीसरी अवस्था बोल देंगे जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आ जाती है। देखो सिंपल सा, ये क्वेश्चन इसलिए मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्योंकि 3 नंबर में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करेंगे, पहली अवस्था जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हो, तीसरी अवस्था जिनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो, दूसरा पॉइंट जिसमें मृत्यु दर तो कम हो लेकिन जन्म दर धीरे धीरे कम। याद हुआ? याद हुआ? एक बार मन से लिख के देखना, आप 100% याद हुआ। प्रवास के कोई 4 प्रतिकर्ष बताइए, प्रवास के 4 कोई प्रतिकर्ष बताइए। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो प्रवास क्या होता है, तो हम आगे डिस्कस करें ना। यही तो स्किल होती है भैया, यही तो समझ होती है। हम डायरेक्ट रटते, रटना नहीं। प्रवास का मतलब होता है कि कोई ये स्थान है और इस स्थान को छोड़कर मैं दूसरी जगह पर चला गया। एक स्थान है और दूसरा स्थान ही है। मान लो ये दूसरा स्थान मैंने क्या इंदौर मान लिया और ये मेरा क्या है, गांव है। क्या है? गांव है। अब मैं इस गांव से छोड़कर इस शहर की ओर आ गया, मतलब कहां पर आकर बस गया, इस इंदौर की ओर बस गया, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। समझ में आ गई? अब बात आती है प्रतिकर्ष, मतलब जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने से रोकता हो, यह एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में अट्रैक्ट करता हो। अट्रैक्ट करने वाला आकर्षण होता है और जो डिस्ट्रैक्ट करेगा वो क्या होता है, प्रतिकर्ष। देखो अगर मैं गांव से शहर की ओर आया हूं तो क्यों आया हूं, क्योंकि वहां पर मैं बेरोजगार था, है ना। बेरोजगार से मैं प्रतिकर्ष होकर, मतलब आकर्षित होकर इंदौर क्या है, क्योंकि रोजगार मिला। प्रतिकर्ष मतलब गलत कारण बताना है कि किस कारण से हमारा प्रवास नहीं करते हम। तो एक तो बेरोजगारी हो गई, दूसरा राजनीतिक अस्थिरता, उसके बाद महामारी, और महामारी के बाद सूखा, बाढ़, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन आदि। कैसे? मान लो कि मैं गांव में रह, समझना उदाहरण के, तो मैं गांव में रह रहा हूं, एक साल बारिश नहीं आई, फसल का उत्पादन नहीं हुआ भैया। अब फसल का उत्पादन नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, तो फसल का उत्पादन अगर नहीं हुआ तो भैया 1 साल 2 साल, फिर दूसरे साल हम क्या करेंगे, हम शहर वहां से गांव से छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया हमारा सूखा पड़ गया, फसल का उत्पादन नहीं हो रहा है, उसके बाद हम बेरोजगार हो गए, वहां की राजनीतिक अवस्था भी बहुत कंडीशन खराब हो रही है। तो इस कंडीशन में ये प्रतिकर्ष कारण, आकर्षित कारण अगर पूछे कि हम क्यों आकर्षित होते हैं, है ना, यह अपकर्षण बोलता है या आकर्षित बोल दे। अगर मैं बोलूं कि आकर्षित कारण कौन से होंगे, तो हम बोलेंगे रोजगार। कौन सा बोल देंगे? रोजगार बोल देंगे। और अगर बात करें तो कौन सा बोल देंगे? स्वास्थ्य, अगर सेवा की बात करें वो अच्छी हो। उसके बाद क्या हो, वहां पर बोले तो सामाजिक कंडीशन अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, औद्योगिकरण हो, नगरीय व्यवस्था हो, सारे संसाधन जल वल सब पूर्ति हो, तो ही तो हम आकर्षित होंगे रे भैया। क्या बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। नेक्स्ट, निर्वाह कृषि क्या है, लिखिए। बहुत आसान। एक निर्वाह कृषि की बात करो कि हम किसान पुत्र हैं। क्या रे भाई? किसान पुत्र। आप लोग भी किसान पुत्र होंगे, अधिकतर विद्यार्थी किसान पुत्र। आपको पता है कि आपके पिताजी की इनकम का मुख्य जरिया क्या है रे भाई? सर कृषि। फसल होगी तो फीस भरेंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे, ठीक है ना। मतलब हमारी आजीविका का साधन क्या है, हमारे जीवन यापन करने का साधन क्या है? कृषि है सर। हमारे पास हमारे दोस्त के पिताजी की तरह कोई बिजनेस नहीं,
समझ में आ रहे हो? मतलब जो कृषि हम ओनली अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, जो अपनी जीविका के लिए करते हैं, वही। तो निर्वहन कृषि की बात करें जिसमें किसान केवल स्वयं और अपने परिवार का भरण पोषण करने हेतु ही खेती करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है निर्वहन कृषि। बात समझ में? सर कृषि क्या हो? अब इतना ही नहीं पता हो तो फिर कोई बात नहीं, सर पता तो है लिख नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है लिखने में। क्या आप लिखोगे तो यहां पर ये चीज कि भैया जो खेतों को जोत कर उसमें कुछ अनाज को बोया जाता है उसे तो कृषि बोलते हैं रे भाई। ये प्रॉपर बता दिया। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम यहां चीजें समझ में आए। निर्वहन कृषि मतलब हमारे जीवन यापन करने के लिए हम कृषि करते हैं, ये अपने स्वयं के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो अपन करते हैं कृषि, उसे कहा जाता है निर्वहन कृषि। कृषि आधारित उद्योग क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या मजे आ रहा है क्लास में? मजे आ रहे हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कर और एक बार कमेंट जरूर कर देना सर मजे आ रहा है, एकदम आग लगा दी। कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला सर कृषि आधारित उद्योग की बात करते हैं कि उद्योगों के नाम। अब एक चीज बताऊं, उद्योग पढ़ते हैं हम, सर उद्योग हमें नहीं पता है, मान लेते हैं आप लोगों को नहीं पता है। मैंने बोला आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, मैं उनको लेकर चलता हूं। जैसे आप अगर बेड पर बैठे हो या सोफा पर बैठे हो तो सोफा लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी कहां से आई? तो वो वन पर आधारित है। किस पर आधारित? वन पर। आपने सब्जी बनाई, सब्जी में तेल डाला, काई का बना? काई से बना सर? तो वो भी तो सोयाबीन का तेल होगा ना, तो कृषि आधारित उद्योग। आपने शक्कर डाली, चाय बनाई, चीनी कहां से आई लाला? तो वो चीनी भी तो हमारी गन्ना से आई, मतलब वो भी कृषि बेस्ड। मतलब वह उद्योग जो कि कृषि पर, मतलब जिनके लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है रे लाला? जिनके लिए कच्चा माल हमारा प्राप्त होता है किससे? कृषि से। वही तो कृषि आधारित उद्योग है। तो यहां से हमने देखा कृषि आधारित उद्योग धान एवं दाल। धान हमारी है, धान से चावल हमारा प्राप्त हो जाता है, दालें हमारी हो गई। उसके बाद गेहूं और अन्य अनाज को पीसना, मधुमक्खी पालन उद्योग, बात करें हमारा खाड़सारी उद्योग, तंबाकू बनाना, दूध व्यवसाय और मुर्गी पालन इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। सर एक बात बताओ, अगर ये माइंड से उतर गया तो क्या करें? एक बात बता दो, माइंड से उतर गया, हमें भूल गए, तो हम क्या करें? तो भैया आपके घरों में चीनी तो होती है ना, चीनी उद्योग, शक्कर जिसे बोलते हैं, सुगर बोलना पड़ेगा। और यहां पर बात करें अपन कौन सा? चीनी उद्योग हमने बोल दिया। चीनी उद्योग विशेष करके याद रखना, एक वनस्पति घी बोल देंगे, वनस्पति घी उद्योग भी बोल देंगे भैया। क्या बोल देंगे? वनस्पति घी उद्योग। ये भी हमारे इसी पर याद रखना, चीनी उद्योग और वनस्पति घी उद्योग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण इसमें हो जाए, याद रहे। आगे बढ़े, प्रवास की प्रवृत्ति, ये देखो अभी बताया था। प्रवास का मतलब क्या होता है? सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बस जाना, वहां के अच्छे संसाधनों के कारण। और बुरे संसाधन थे वो प्रतिकर्ष थे, वहां रोजगार नहीं था, स्थिति अच्छी नहीं थी, सूखा पड़ जाता, जल की व्यवस्था नहीं थी। ये हमारे क्या होते हैं? प्रतिकर्ष, जो हमें शहर की ओर ले जा रहे हैं वो आकर्षित। क्या याद रहेगा? तो यहां से प्रवृत्ति क्या होती है? तो बोला गया जनसंख्या का शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय या पारिवारिक कारणों से, या तो हम शिक्षा के लिए, मान लो मैं बाहर आया हूं, इंदौर आया हूं, तो क्यों आया हूं? शिक्षा मुझे अच्छी मिल रही है। मैं इंदौर आया हूं, मैंने पढ़ाई कर ली, लेकिन मैं आया हूं किसके लिए? मैं उद्योग कुछ ना कुछ करूंगा, या यहां पर व्यवसाय कुछ ना कुछ करूंगा, या पारिवारिक कारण मेरे कुछ हो गए जिसके कारण से मैं शहर में आकर बस गया हूं। ठीक है, एक स्थान से, बस आपको इतना से याद रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को प्रवास कहते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, बस आप एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए लोग अन्यत्र जाते हैं तो वहां प्रवास की प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अपने उद्देश्य के लिए एक से दूसरे शहर में जाते हैं तो वो हमारा प्रवास कहलाता है। आगे बढ़े, निम्न जन घनत्व वाले स्थानों के नाम। जन घनत्व की बात करें तो हम बोलेंगे जनसंख्या घनत्व।
जनसंख्या घनत्व किसकी बात करेंगे रे भैया? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी प्रति किलोमीटर एरिया में निवास करने वाली जनसंख्या के अनुपात को। कैसे सर? तो यहां पर बोलेंगे कि भैया कुल क्षेत्रफल, मान लो कुल क्षेत्रफल, और यहां पर याद रखेंगे कुल जनसंख्या, याद रखेंगे कुल जनसंख्या। एक बात बता मेरे यार, यहां पर हमने बात करी कि ये हमारा इंडिया है, इसकी बात कर लेंगे भैया, तो यहां पर मैंने बात करी कि इंडिया है, ठीक है। अब मान लो कि इसका ओरिजिनल, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर गलत सलत बता दिया, तो यहां पर याद रखेंगे इसका जो है 3287,263, ये ओरिजिनल है हमारा एरिया, है ना, ये भारत का ओरिजिनल है। लेकिन मैंने मान लिया कि इसका एरिया कितना हो गया, तो मैंने बोला कि सर इसका एरिया हमारा 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर है। कितना? 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर एरिया है, और इस 1000 किलोमीटर एरिया में कितने लोग हमारे निवास कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जनसंख्या जो निवास कर रही है वो निवास कर रही है हमारी 50,000। कितनी निवास कर रही है? 50,000। मैंने यहां से 3 जीरो से 3 काट दिया, मतलब हमारा जनसंख्या घनत्व कितना हो गया रे भैया? 50। मतलब प्रति किलोमीटर एरिया में 50 लोग निवास करते हैं, तो ये हमारे जनसंख्या घनत्व। क्या बोला गया? जनसंख्या घनत्व, जहां आबादी 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यहां तो कम घनत्व वाले स्थान बताना है ना, मैंने जनसंख्या घनत्व भी आपको बताया। अब देखो जनसंख्या घनत्व कहां कम होता है, कहां जनसंख्या कम रहती? सर जहां पर रहने की अच्छी जगह नहीं हो, इतनी तो माइंड में डेवलप कर दिया ना मैंने बात। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर जल कम हो, मरुस्थलीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में लोग कम निवास करते हैं। अब ये वाला जो क्षेत्र है ना हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर ये राज्य आते हैं, तो वही तो बोला है अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, फिर मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां पर सबसे कम है। लेकिन अगर पूछ ले, ये तो निम्न पूछा, निम्न, अगर आपसे उच्च की बात कर लेता, उच्च में बता देना आप बिहार, उच्च में बता देना आप पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे बोलते हैं, और इसमें बता देना है केरल। मतलब निम्न डेंसिटी, मतलब किलोमीटर एरिया में कम से कम लोग निवास करते। अरुणाचल प्रदेश, बोलो मेरे साथ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर भी बोल देंगे, उसके साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और उच्च में कौन सा आएगा रे भैया? उच्च में आएगा बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो उच्च के अंतर्गत आते हैं। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है? भारत के कुछ क्षेत्र, कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या होने के कोई 2 कारण। तो ये हम बात करते हैं किसकी? ग्रामीण जनसंख्या की, कि आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा होने का कारण क्या है। क्या बात कर रहे हैं कि ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा होने का कारण क्या है? ये चीज आप मुझे सिंपल देखो, मैं बताऊं कि सर ग्रामीण क्षेत्र की समझना मेरे पास, शहर में तो अभी ज्यादा चीजें हैं, लेकिन पहले ग्राम क्षेत्र में क्या, गांव में। एक बात बताओ कि गांव क्षेत्र में हम रहते हैं, तो वही उसी क्षेत्र पर हमारे बुजुर्गों ने डेरा डाला है कि जहां पर कौन सा क्षेत्र हो? मैदान क्षेत्र हो, मतलब प्लेन क्षेत्र हो, जहां पर ऊंची नीची जगह नहीं हो। समझ में आई? एक तो ये, दूसरा वहां पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जल की व्यवस्था भी अच्छी खासी होगी। बात समझ में आई? जहां पर मिट्टी की बात कर तो मिट्टी उपजाऊ होती है, उपजाऊ मतलब जहां पर फसल का उत्पादन अच्छा होता हो। जहां की बात करें तो जहां पर जलवायु की बात करें कि वहां पर जलवायु ठंड, गर्म और बारिश भी हमारी सामान्य होती है, सारी ऋतु है। ये ही तो कारण है, यही तो कारण है जो गांव क्षेत्र में हम रहते हैं। गांव में सामाजिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इसके अनुसार हम देख लेते हैं यहां पर क्या बोला कि भारत के कुछ राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या होने के 2 कारण, जैसे भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा हमारा उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां से नदी का आवागमन अच्छा है। दूसरा हम बता देंगे कौन सा, तो हमने बता दिया भैया बिहार। तीसरा राजस्थान राज्यों में हमारे विशाल जनसंख्या है। इन राज्यों में उपजाऊ मिट्टी, क्या बोला था भैया? तो यहां पर उपजाऊ मिट्टी हमारी है ताकि फसल का उत्पादन बहुत अच्छा हो सके।
उसके बाद अनुकूल जलवायु है, अनुकूल मतलब हमारे अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूल विपक्ष होता है, विपरीत हो जाता है। अनुकूल है हमारे पक्ष में, जैसे हमारे यहां पर मालवा क्षेत्र है, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती और ठंड में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। लेकिन अगर चला गया हमें चंबल क्षेत्र में, तो वहां ठंड में भी ज्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। उसके बाद बोला कि सिंचाई की सुविधा के कारण कृषि व्यवसाय को ठोस आधार प्राप्त होता है। सर कैसे लिख कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो सुनो। ग्रामीण जनसंख्या मतलब ग्रामीण जनसंख्या होने के दो कारण। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, बोलो मेरे साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। हरियाणा में भी बोल देंगे अपन, हिमाचल में भी बोल देंगे अपन, बहुत ग्रामीण जनसंख्या है। फिर दूसरा पॉइंट क्या, आखिरकार गांव में रहते क्यों, तो यहां पर बोलेंगे अनुकूल जलवायु एक कारण है। देखो यहां पर एक पॉइंट में सारा लिखा है, लेकिन हम लिख सकते हैं कि इन राज्यों में उपजाऊ मिट्टी है। सबसे पहला उपजाऊ मिट्टी है, जिससे कि हमारा फसल का उत्पादन ज्यादा कर सकते। दूसरा एक और पॉइंट बना सकते कि यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, जिससे जीवन सरल हो जाता है। वाकई नहीं, 3 पॉइंट। यहां 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमने 3 पॉइंट डील कर लिया। जहां मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहां पर ग्रामीण। ठीक है, आगे बढ़ा दे। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य होने से, कार्य कौन से आधारभूत, विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन, एक बात बताओ, हम व्यापार नॉर्मली, हम पहले व्यापार क्या करते थे, क्रय विक्रय करते थे वस्तुओं का, प्राचीन समय में, क्योंकि हमारे पास पूंजी मनी तो होती नहीं थी। हम ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे दादा परदादा अगर होंगे तो उनसे आप बात करना कि पहले क्या करते थे, पैसे कहां से लाते थे। क्या करते थे कि जैसे मेरे पास कोई चीज ज्यादा है, वो सामने वाले के पास कम है, अब उसके पास दूसरी चीज है जो उसको देना है, तो क्या करता था कि गांव में आपने देखा होगा कि जैसे मेरे पास ज्वार ज्यादा है, वो सामने वाले के पास गेहूं ज्यादा है, तो वो क्या करता था, मुझे गेहूं दे देता था और मैं उसको ज्वार दे देता। मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना, यही तो क्रय विक्रय चलता था। लेकिन धीरे धीरे हमने व्यापार वगैरह चलाए, तो फिर व्यापार संगठन बनाया अपना, तो विश्व व्यापार संगठन एक बना 1995 के समय, 1995-96 के समय। और इस व्यापार संगठन ने क्या किया कि जो व्यापार से संबंधित जो बाधाएं थी, जो सीमा शुल्क था, उनको हमारा कम किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा व्यापार हो सके। तो हम पॉइंट की बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के कार्य की बात करें कि उच्च सीमा शुल्क, ये बताया था। सीमा शुल्क मतलब भारत से पाकिस्तान, चाइना, कहीं भी जा रहा हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होता ही है, वहां पर ज्यादा टैक्स लग रहा है, कम लग रहा है, तो ये संगठन क्या करता है, उसको कम करने की बात करता है। उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के अन्य बाधाओं को दूर करने का नियम बनाता है। ठीक है, उसके बाद उन नियमों का पालन करना, इसके सदस्य देशों के मध्य, मतलब जो भी अगर विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, उनके मध्य यहां विवादों का निपटारा करता है, और दूर संचार बैंकिंग सेवाओं के कार्य को भी अपने कार्यों में सम्मिलित कर पूर्ण करता है। सर समझ में नहीं आया कार्य, एक बात बताओ, जैसे सबसे पहले कि मैंने क्या किया कि ये मेरा देश है भारत, इस देश से मुझे कोई अन्य देश में अपना क्या करना है, व्यापार करना। लेकिन मैंने इस देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गया, तो ये सीमा है ना, इस सीमा में यहां पर शुल्क कैसा लग रहा है, ज्यादा है ना। यहाँ के लोगों ने यहाँ पर टैक्स क्या लगा दिया कि ज्यादा लगा दिया भैया, तो यहाँ के ये संगठन क्या करेगा, वहां के देश से लोग से बात करेगा कि भैया जो सीमा पर जो आपने टैक्स लगाया वो आप कम करो, ताकि व्यापार, फिर क्या होगा, उसके बदले वो भारत में भी करेंगे तो हमारे देश में करेंगे, तो हमारे देश में स्वाभाविक बात है हम टैक्स कम लेंगे, बात आ गई। उसके बाद ये क्या करेगा कि जो अन्य देश है, मान लो कि ये दोनों देश है, दोनों देश अपना व्यापार से संबंधित कोई लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो उनको आपस में समझाने का कार्य भी यही करता है। वहां की बैंकिंग व्यवस्था को भी हमारा क्या करता है, इनके ही हाथ में होता है, यही हमारा क्या करते हैं, सुचारू उसको करने का काम। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। आप तो चीजें समझ में आ रही हो तो एक बार आप कमेंट्स जरूर कर देना, कमेंट एक बार जरूर कर दो कि हाँ सर मजा आ रहा है, आग लगा दी एकदम। मेरे साथ बोलते चलना, मेरे साथ कहते चलना कि यस सर मजे आ गए। आगे बढ़े, तो यहां पर भारत में हरित क्रांति की 3 मुख्य उपलब्धियां। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, हरित क्रांति मैं थोड़ा सा बताता हूं, फिर पॉइंट पे आते हैं। देखो हरित क्रांति का संबंध हमारा क्या होता, खाद्यान्न फसलों से। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो सर खाद्यान्न फसलों से।
खाद्यान्न फसल की बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो फसल थी वो थी कौन सी, गेहूं व चावल की बात करें, गेहूं व चावल की बात। हमारे भारत में हरित क्रांति जो शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति, हरित क्रांति की अगर शुरुआत की बात करें तो हम बोलेंगे 1967 और 68 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा, तो स्वामीनाथन। किसके द्वारा, तो यहां से अगर बात करूं मैं तो स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जी है ना, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की, फर्टिलाइजर्स की शुरुआत की ताकि हम चावल और गेहूं को उत्पादन क्या कर सके, ज्यादा बढ़ा सके। तो यहां से हम बात करें, सबसे पहले सबसे ये पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ये तो हमारे फ्री के नंबर वाला पॉइंट। भारत में हरित क्रांति की 3 मुख्य उपलब्धियां, ये तो लिख दोगे ना, टिप के वहीं का वहीं, ये भी नहीं लिख पाओगे, लिखना पड़ेगा। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में खाद्यान्नों की कमी का संकट दूर हो गया बेटा। सबसे बात है कि भैया जो खाद्यान्न कम होता था उत्पादन, अब धीरे धीरे खाद्यान्न कैसा होने लगा रे भैया, उत्पादन ज्यादा। तो कमी हुई क्या, खाद्यान्न जो उत्पादन उसमें वृद्धि हुई कि नहीं, पूर्ति होने लगी कि नहीं। तो पहला पॉइंट याद रखें, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में खाद्यान्नों की कमी का संकट दूर हो गया है तथा देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। हम गेहूं के लिए भी दूसरे देश पर निर्भर थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद उत्पादन इतना बड़ा है कि हमारी पूरी खाद्यान्न की कमी दूर हो गई और हम आत्मनिर्भर हो गए। आज हम अच्छा खासा उत्पादन कर रहे हैं, इसकी बदौलत हरित क्रांति। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे कि भैया हरित क्रांति के कारण हमारे देश में खाद्यान्न की पूर्ति होने लगी, यह खाद्यान्न की कमी दूर हो गई, जिससे हम आत्मनिर्भर हो गए। तीसरा पॉइंट हम बात, दूसरा पॉइंट, देश में गेहूं का उत्पादन पहले से 5 गुना, पहले से गेहूं का उत्पादन पहले से 5 गुना और चावल का उत्पादन पहले से 2 गुना होने लगा है। कितना उत्पादन, क्या बोला कि सबसे पहले याद रखेंगे कि खाद्यान्न फसलों के लिए, तो खाद्यान्न फसलों में हम कैसे हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। खाद्यान्न की उत्पादन, हमारी खाद्यान्न की जो कमी होती थी वो दूर हो गई, आत्मनिर्भर हो गए। इसी हरित क्रांति के कारण गेहूं का उत्पादन 5 गुना और चावल का उत्पादन कितना गुना बढ़ा है रे लाला, तो 2 गुना चावल का उत्पादन हमारा बढ़ गया है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा याद रखेंगे, भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हुई। जो प्रति हेक्टेयर मतलब कुछ उत्पादन होता था 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 15, आज 30 क्विंटल, 40 क्विंटल तक भी उत्पादन हो रहा है। कारण है सर, वापिस बता दो एक बार, मेरी बात कान खोलकर सुनना, सब तरह से ध्यान हटा देना। सबसे पहला, हरित क्रांति क्या है सर, ये खाद्यान्न फसलों क्या है, खाद्यान्न फसलें मतलब जो हम खाते हैं भोजन के रूप में। तो उनमें क्या हुआ कि जैसे ये आया तो उसके बाद क्या हुआ कि हरित क्रांति के प्रभाव के कारण खाद्यान्न फसलों की जो कमी थी वो दूर हो गई, अर्थात भारत आत्मनिर्भर हो गया, पहला। दूसरा, इससे गेहूं की फसल जो थी वो 5 गुना अधिक उत्पादन होने लगा और चावल का अपना क्या हो गया कि पहले से 2 गुना और बढ़ गया हमारा उत्पादन। ये भी बात समझ में आई। भारत में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता था उसमें भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये भी हमारी बात समझ में आ गई होगी। भारतीय कृषकों के लिए किसान पोर्टल की कोई 3 महत्वपूर्ण जानकारी लिखी या महत्व लिखी। एक बात बताओ, आप ग्रामीण क्षेत्र में आपके पिताजी की बात करें, पहले किसान के पास कोई भी जानकारी नहीं होती थी, कोई भी जानकारी नहीं पहुंचती थी कि सर ये जानकारी इसकी, ये जानकारी जो सचिव होता था वो बताता था कि पंचायत में ये चीज हो रही है, कि यहां से चीज होती। लेकिन आज इस पोर्टल की बदौलत किसान घर बैठे ही मोबाइल पे सारी की सारी जानकारी देख सकता है। सर कौन कौन सी जानकारी देख सकता है, तो यहां पर कोई भी मान लो सरकारी योजना ही उसको हम देख सकते हैं, किसी फसल के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में देख सकते हैं, किसी के बीज के बारे में जानकारी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसान पोर्टल, किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए एक मंच है। क्या बोला कि जो हमारा क्या है कि जो ये पोर्टल है, किसान जो पोर्टल है, ये किसान पोर्टल किसान से संबंधित समस्त जानकारियों के लिए हमारे एक मंच है। क्या जानकारी सर, किसान के बीमा, कि बीमा कब आना है, बीमा संबंधित प्रोसेस क्या है, कृषि भंडारण से संबंधित, फसलों का कार्य
कौन कौन से कार्यकलाप हमारे होंगे, कौन सी, उसके साथ साथ बीज कौन सा उत्पादन करना चाहिए, कीटनाशक, कृषि मशीनरी की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। सब कुछ तो है, कुछ नहीं छूटा है। उसके साथ उर्वरकों की बाजार में कीमत, पैकेज या प्रथाओं, कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। एक बात बता देता हूं, ये तो हमें लिखना है सर, हम भूल गए किसान पोर्टल में सर क्या लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे किसान पोर्टल किसानों के लिए समस्त जानकारी उपलब्ध कराता है, लिख दोगे ना इतना। तो फिर दूसरा पॉइंट डालोगे कि भैया इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को बीमा, उसके क्रियाकलाप की जानकारी मिलती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इस पे लिखेंगे कि इस पोर्टल के माध्यम से किसान को बीज हो गया, उर्वरक हो गया, इन समस्त जानकारियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो सरकारी योजनाएं होती थी, जो गवर्नमेंट की जो योजना है किसान से संबंधित, उन सभी योजनाओं को लेकर हमारा किसान पोर्टल पे मिलता है, यहां से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? मैंने अपनी तरफ से बता दिया, आपको एज इट इज रट के नहीं लिखना है, एज इट इज रट के नहीं लिखना, अपने हिसाब से भी थोड़ा पॉइंट अपन लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे पहले ये हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात करें, हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, तो यहां लोह अयस्क का उपयोग की बात करें। लोह अयस्क दोस्त सबसे महत्वपूर्ण हम याद रखेंगे, लोह अयस्क की बात करें, लोहा जिससे प्राप्त होता है हमारा, तो लोह अयस्क में सबसे ज्यादा याद रखेंगे कि इसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग। क्या बोलते हैं, तो यहां से याद रखेंगे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, क्यों इस पर आधारित बहुत सारे उद्योग है, बहुत सारी चीजें इससे मिलकर बनाई जाती है, इसे आधारभूत उद्योग भी बोलते हैं। यहां से अगर बात करूं, लौह अयस्क विकास का आधार है। क्यों आधार है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वाहन जो हम चला रहे, वाहन काई के बने होते हैं, लोहे के वाहन, मशीनें, कलपुर्जे, भवन, कारखाने, पुल आदि का निर्माण लौह अयस्क से होता है। कितना सिंपल है, हम सोच नहीं पाते हैं। लौह अयस्क मतलब लोहे की समस्त चीजें हमारी इसी से बनी होती, लौह अयस्क से। सर क्या याद रखेंगे कि सर विभिन्न प्रकार के वाहन, मशीनें, कलपुर्जे, अपन बात करें हमारे किसकी, भवन की, कारखाने, पुल आदि इत्यादि का निर्माण किससे हुआ रे भैया, लौह अयस्क से ही हुआ है। लौह अयस्क समस्त खनिजों में महत्वपूर्ण एवं उद्योगों का आधार खनिज है। यह मैंने बोला आधारभूत, बोला था ना अभी, आधारभूत उद्योग हमारा माना जाता है ना। तो बात समझ में आ गई किन किन चीजों में उपयोग करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब ही नहीं, डायरेक्ट याद रखें इन इन चीजों में अपन उपयोग करते। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया, यहां पर बोला कोयले के प्रकार। सर कोयले के प्रकार भी होते हैं, तो मैंने यहां पर थोड़ी सी बात करता हूं। कोयला, मैंने बोला कोल, तो कोल हमारी किस प्रकार की चट्टानों में उत्पादन होता है, तो यहां पर चट्टान जो होती है वो गोंडवाना, जो गोंडवाना लैंड की चट्टान है, गोंडवाना लैंड की चट्टान, गोंडवाना लैंड की जो चट्टान है उनमें हमारा इसका उत्पादन होता है। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर बात करें, आपका एनसीईआरटी में जो लिखा है वो झारखंड में लिखा है कि सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कहां पर होता है, झारखंड। वर्तमान में उड़ीसा में हम कर रहे हैं। अगर इसमें बात करें कि इसमें एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं कार्बन, क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है कार्बन, और कार्बन की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के आधार पर, मतलब कार्बन की जो मात्रा है उस मात्रा के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। कैसे, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, कितनी, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है, वो अच्छा प्रकार का कोयला होता है। और वो कोयला कौन सा, एंथ्रोसाइट कोयला। कौन सा बोलेंगे, एंथ्रोसाइट कोयला होता है रे भैया। मेरे साथ बोलो, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइट, और पहले नंबर पर एंथ्रोसाइट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा इतनी होती है। दूसरे नंबर का जिसमें कार्बन की मात्रा हमारी कितनी होती हो, 60 से 80% तक कार्बन की मात्रा होती है, वो कहलाता है बिटुमिनस। कौन सा, बिटुमिनस कहलाता है सर, बिटुमिनस कहलाता है। और बिटुमिनस कोयले की बात करें तो ये सर्वाधिक पाया जाता है। बिटुमिनस कैसा पाया जाता है, सर्वाधिक। तो भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला, बिटुमिनस। विश्व में सबसे ज्यादा किस प्रकार का, बिटुमिनस। मध्य प्रदेश में किस प्रकार का रे भैया, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, याद रहेगा।
उसके बाद अगर बात करूं यहां पर 40 से 60% जिसमें कार्बन की मात्रा होती है वो लिग्नाइट कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला होता है जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। कौन सा कोयला? भूरा कोयला भी कहा जाता है रे भैया, ये भी याद रखना। जिसमें 40% से कम मात्रा होती है वो पीट कोयला कहलाता है, अर्थात ये जलने पर राख बचाता है, इसलिए इसे निम्न कोटि का कोयला और उच्च कोटि का। तो याद रखो 4 पॉइंट कौन कौन से? एंथ्रोसाइट और बिटुमिनस, लिग्नाइट और उसके साथ पीट कोयला, ये 4 प्रकार के कोयले हमारे कोयले पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। भारत में एंथ्रोसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, बिटुमिनस प्रकार का सबसे ज्यादा झारखंड क्षेत्र में, और लिग्नाइट प्रकार का पाया जाता है कहां पर? तमिलनाडु क्षेत्र में। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? अगर मैं सतत पोषणीय विकास की बात करूं तो नॉर्मली हम चीजें एक बात माइंड में डाल लेना कि सतत पोषणीय विकास को हम पॉइंट में डालेंगे कि हम संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको कोई नुकसान ना भुगतना पड़े। बात समझ में? हम कहीं पे उत्पादन कर रहे हैं तो ऐसा उत्पादन करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका भरपूर उपयोग कर सके, ऐसा नहीं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं बचा रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमारा क्या करना? डेवलपमेंट करना। तो यहां पर बोला 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 20वीं शताब्दी के जब खत्म हो रहा था, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को जन्म मिला है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास हमारा जन्म लिया है, और जन्म लेने के बाद इसने क्या किया? सामाजिक प्रौद्योगिकी और संस्थानों का पोषण मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। इसने क्या बोला कि जो हमारी सामाजिक प्रौद्योगिकी है और संस्थाओं का जो पोषण मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, ये बोला बस कि जो हमारा सामाजिक प्रौद्योगिकी और जो संसाधन है, उस संसाधन का हमारा क्या? पोषण मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया, जो आंतरिक की जो क्रिया होती है उस पर निर्भर करता है। सतत पोषणीय विकास कैसे? प्रौद्योगिकी और संस्थानों ने मानव पर्यावरण की अंतःक्रियाओं को गति प्रदान की। बात समझ रहे हो? हमें जो संसाधन मिले हैं, आज की बात करें कि मैंने क्या ये प्लेटफॉर्म है, क्या आपको घर बैठे एजुकेशन मिल पा रहा था क्या? सर स्कूल में जाते थे, मारसाम मारते थे। अब तो घर बैठे रहे, फॉर्म डाल दिया, पढ़ते रहो ऑनलाइन। कोई मारसाम मारे ना कुछ नहीं मारे, पढ़ रहे तो पढ़ रहे, नहीं तो पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, है ना? तो ये हमारी चीज है, तो ये हमारा संसाधन ही है। इन संसाधनों ने किया मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया को गति प्रदान कर दी। हम तेज हो रहे, हम जो चाहे वो घर बैठे मिल सकता है। मिला के नहीं? हम इन्वायरमेंट से भी बहुत सारा परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल चीजें हमारी इतनी हो गई, किसके कारण? प्रौद्योगिकी के कारण। उसके बाद विकास एक बहुआयामी संकल्पना है। अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है। जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में क्या है कि इन संसाधनों के कारण, इन प्रौद्योगिकी के कारण बहुत सुधार हुआ है। कहां हमारी अर्थव्यवस्था छोटी सी, मतलब कहां 5,000 में बहुत काम करते थे, आज 25,000 मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था में हुआ कि नहीं सकारात्मक परिवर्तन? नकारात्मक नहीं कि पॉजिटिव होके वापस नेगेटिव चला जाए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? सकारात्मक। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो कौन सी नदी पर है, यह प्रश्न बन सकता है। सतलज नदी। और कहां से निकाला? तो पंजाब के कपूरथला से। कहां से निकाला? पंजाब के कपूरथला। कपूरथला हरि के नामक स्थान से, ठीक है। और ये लाभान्वित किसको करती है? अपना राजस्थान को लाभान्वित किसको करती है? राजस्थान। आपसे पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या? तो राजस्थान नहर। वो सबसे पुरानी नहर हमारी, सबसे बड़ी नहर हमारी भारत की कौन सी? तो सबसे बड़ी नहर या सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर ही, लगभग 600 किलोमीटर के एरिया में अपनी फैली, सबसे ज्यादा लाभ इसको मिलता है। अब एक बात बताओ, इंदिरा गांधी नहर की कमाई सिंचाई से पूछ रहे। स्वाभाविक बात है कि जब हमारी सिंचाई होगी खेतों में तो सकारात्मक प्रभाव किससे? उत्पादन वगैरह सब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहां पर बोला इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र का सिंचाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मिट्टी को नमी प्राप्त हुई है। स्वाभाविक बात है, पानी ज्यादा रहेगा तो नमी होगी कि नहीं होगी?
तो नमी प्राप्त होने के कारण वनों और चारागाहों का विकास हुआ है। नमी नहीं होगा तो वन डेवलप नहीं होंगे, ना ही चारागाह डेवलप होंगे, ना ही हम क्या कर सकते, खेती अच्छे से कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट कि मिट्टी के नमी होने के कारण वनों और चारागाहों का विकास हुआ है। वन अपर्दन और बालू निक्षेपण की प्रक्रिया कम हुई है। पहले वन हमारा, अपर्दन का मतलब क्या होता है, वन अपर्दन बोले, मिट्टी अपर्दन बोले तो मिट्टी का खिसकना मिलना, ये जो रेत वगैरह चीजें धीरे 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 क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मिट्टी अच्छी हो रही। तो सिंचाई से कृषि व्यवस्था प्रभावित हुई है। सिंचाई से क्या बोला कि कृषि व्यवस्था प्रभावित कैसे हुई है। पहले जो खेती 2 बीघा में 1 क्विंटल 2 क्विंटल गेहूं निकलता था, आज वहां पर 20 क्विंटल 30 क्विंटल निकल रहे हैं। प्रभावित हुई क्या नहीं, किसके कारण, सिंचाई के कारण, पानी के कारण सारा का सारा परिवर्तन हुआ। यहां पर बोले फसलों की खेती की जाने लगी है, फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। चना ज्वार बाजरा के स्थान पर गेहूं चावल कपास मूंगफली की खेती बढ़ने लगी। सघन सिंचाई का लाभ हुआ है, सकारात्मक लाभ मेरे पॉइंट के अनुसार। सर सिंचाई हुई है जिसके कारण कृषि का उत्पादन क्षेत्र बढ़ा है। पहले जो मोटे अनाज बोए जाते थे, ज्वार बाजरा मक्का बोए जाते थे, उसके स्थान पर गेहूं, है ना, कपास, या गेहूं कपास तो नहीं बोएंगे अपन, गेहूं हो गया, गेहूं के साथ मूंगफली वगैरह हमारा लगाना स्टार्ट कर दिया। खेतों में नमी हुई, नमी के कारण क्या हुआ, चारागाह और वन क्षेत्रों का हमारा विकास हुआ है। तो ये क्षेत्र हम रखेंगे पॉजिटिव। आप अपने मन से सोचना है कि जहां पानी रहेगा वहां पर कितनी बेहतर सुविधाएं रहेगी। हम पशुपालन से लेकर एग्रीकल्चर दोनों ही कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ये तो हमने देख लिया, अभी देखा क्या संगठन के, हमने देखा था एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो सीमा से संबंधित जो शुल्क है उससे संबंधित हमारी बात करते हैं। 2 देश आपस में अगर लड़ते हैं तो उसका निपटारा करने का काम भी इसका होता है। उसके साथ बैंकिंग सुविधाओं का भी हमारा कार्य किसके पास, ये देख लिया था अपन ने क्वेश्चन, इसलिए मैंने ज्यादा डील नहीं किया। हरित क्रांति की 3 उपलब्धियां ये भी हमने देख लिया था ना, 3 मुख्य उपलब्धियां, हाँ देख ली कि क्या कर सकते हैं हम, खाद्यान्नों की कमी दूर हो गई है। उसके साथ साथ हमने क्या किया कि भैया गेहूं और चावल, गेहूं का 5 गुना और चावल का 2 गुना उत्पादन कर दिया है। उसके बाद हम भारत में प्रति हेक्टर क्या कर दिया, उत्पादन बढ़ा दिया। भारतीय किसानों के लिए किसान पोर्टल भी अपन ने देख लिया। किसान पोर्टल है मतलब किसान से संबंधित सारी की सारी जानकारी इसमें मिल रही है, चाहे हमारी बीमा से संबंधित जानकारी हो, चाहे उर्वरकों से संबंधित जानकारी हमारी हो, बाजार के फर्टिलाइजर से जो रेट वगैरह उनसे संबंधित जानकारी हो, लो अयस्क के लिए उपयोग हमने देख लिया, मशीनें बनाने में, है ना, कलपुर्जे बनाने में, भवन बनाने में, पुल बनाने में, सब में इसका उपयोग किया जाता है। कोयले के प्रकार हमने देख लिए। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति की कोई 3 विशेषता लिखिए। भारतीय युवा नीति की बात करें, भारत की राष्ट्रीय युवा नीति की कोई 3 विशेषता लिखिए। अब देखो राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र की युवा नीति मतलब यूथ के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट तो रहेगा भारत की राष्ट्र की युवा नीति की विशेषता। सबसे पहला, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 23 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया। पहले कि आखिरकार युवा नीति आई कब, 2014 में। इसके अनुसार 15 से 23 वर्ष के युवाओं को 15 से 23 वर्ष के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया है। कि युवा कौन होते हैं, कि 15 से लेके जो 23 साल तक की जिनकी एज है वो सभी क्या कहलाते हैं, युवा कहलाते हैं। ये किसके अंतर्गत बताया, राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार युवा कौन है, जो 15 से 23 वर्ष की आयु का व्यक्ति है। पहला पॉइंट। दूसरा कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अंतर्गत देश के युवाओं के लिए भारत सरकार के विजन को परिभाषित किया गया है। मतलब हमने बता दिया कि युवा है और राष्ट्रीय युवा नीति 2014 बता रही कि ये सरकार का विजन क्या है, युवाओं के लिए क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, वो भी हमारे इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया कि देश के युवाओं के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार के विजन को परिभाषित किया है। तीसरा, जिनमें युवा विकास के लिए कार्यवाही अपेक्षित है और इनके अंतर्गत सभी हित धारकों के लिए कार्यवाही की एक रूपरेखा प्रदान की गई।
सारी की सारी चीजें कि युवाओं से संबंधित जो रूपरेखा है वो भी हमारी नीति के अंतर्गत तैयार की गई, पूर्ण रूप से युवाओं के अंतर्गत ही हमारे। भारत में नगरीय जनसंख्या का वितरण कीजिए। भारत में नगरीय जनसंख्या, नगरीय मतलब हमारा जैसे नगर, बड़ा नगर रहता है, उनकी जनसंख्या का वितरण लिखिए। भारत में शहरी जनसंख्या का वितरण असमान है। भारत में शहरी और ग्रामीण, हमारी भारत की जनसंख्या असमान है, समान नहीं सभी जगह, सबकी जगह अलग अलग क्षेत्र है। तो सबसे पहला हम पॉइंट के, भारत में शहरी जनसंख्या का विस्तार असमान है। ये सारा भैया असमान है। कुछ क्षेत्रों में शहरी जनसंख्या, शहरीकरण कैसा है, अधिक है, तो कुछ में कम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31.16% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, अर्थात असमान वितरण है। उच्च शहरीकरण वाले क्षेत्र है और कम शहरीकरण वाले क्षेत्र है। अब क्या लिखेंगे वितरण में, मेरे पॉइंट के अनुसार यहां पे लिखेंगे कि भैया भारत में नगरीकरण की जनसंख्या असमान है, कई क्षेत्रों में शहरीकरण अधिक और कई क्षेत्रों में शहरीकरण कम। बात समझ में आई। सबसे पहले हम पॉइंट की बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% जनसंख्या हमारी शहरी जनसंख्या है, जिसमें असमान वितरण। दूसरा, उच्च शहरीकरण वाले क्षेत्र और कहीं पर होंगे कम शहरीकरण वाले क्षेत्र। ठीक है, अलग अलग भागों में बांटा गया, जहां पर जनसंख्या कम है, कहीं पर जनसंख्या अपनी अधिक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था या जी को समझाइए। प्रवस्था जी क्या है ना, जेनजी आपने सुना होगा। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था जी को उच्च वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। क्या बोला कि प्रवस्था जी को उच्च वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में याद रखना, यहां से पॉइंट, इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर में गिरावट आने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था जी को आमतौर पर उच्च वृद्धि की अवधि या जनसंख्या विस्फोट के रूप में भी जाना जाता है। जो एकदम से जनसंख्या जो बढ़ती है उसके रूप में जाना जाता है, किसको, प्रवस्था जी को। इस प्रवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हमारी क्या होती है, उच्च स्तर। नॉर्मल स्किल डेवलपमेंट करना बस कि क्या होती है कि जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था को आमतौर पर उच्च वृद्धि की अवधि या जनसंख्या विस्फोट के रूप में ही जाना जाता है। जो जनसंख्या जो ज्यादा बढ़ती, जो जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कैसी होगी, दोनों ही उच्च होगी। ये हमारा दीर्घ का क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा रे दोस्तों आपसे। विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारणों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या घनत्व और उसके साथ साथ बात करें कि उसका वितरण है, दोनों को ही प्रभावित करता है। क्या कारण है कि जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, क्या कारण है कि जनसंख्या घनत्व कम है, जिसमें हम आर्थिक कारण भी देखेंगे, सामाजिक कारण भी देखेंगे, भौगोलिक कारण भी देखेंगे, सारे के सारे कारण देखेंगे। तो यहां से हमने बात करी कि वितरण और घनत्व दोनों को प्रभावित करेगा। कैसा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। कौन कौन सा क्षेत्र, सर भौगोलिक क्षेत्र भी तो परिवर्तन करता है, भौगोलिक क्षेत्र भी तो हमारा क्या करता है, प्रभावित करता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सब कुछ दीर्घ में लिखेंगे तो डिटेल लिखना पड़ेगा रे भाई, तब जाके ही नंबर मिलेंगे। तो यहां से बात करें तो एक लाइन तो हम कॉपी कर देंगे, विश्व में जनसंख्या के वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित। एक लाइन तो लिखना ही है हमें, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे भौतिक कारण। कौन सा लिखेंगे, भौतिक कारण। भौतिक मतलब जो नेचर में होते हैं, कैसा, या तो उच्छवास होता है, उच्छवास मतलब मैदान क्षेत्र होगा तो जनसंख्या ज्यादा होगी, पर्वतीय क्षेत्र होगा तो जनसंख्या कम। ऊंची नीची जगह पर क्लाइमेट भी चेंज होता है ना भैया। दूसरा, जलवायु जहां पर अच्छी है वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, जहां पर मिट्टी उपजाऊ है वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये भौतिक कारण है। तो भौतिक कारण में बात करें कि जहां पर उच्छवास, जैसे कि पहाड़ी भागों की अपेक्षा समतल मैदान भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक रहता है, जैसे कि गंगा यमुना का मैदान घना बसा हुआ है। बोलो, समझ में आया। उच्छवास, जहां पर समतल जगह होगी, जहां पर मैदान क्षेत्र होगा वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी रे भैया। जहां पर नदी का पानी ज्यादा अच्छा होगा वहां पर सरल भाग होगा, जहां पर पर्वतीय क्षेत्र होगा वहां पर जनसंख्या कम होगी।
यहां पर नेक्स्ट बोला कि जलवायु। सर जलवायु क्या करती, जलवायु का कार्य क्या है आखिरकार हमारा। तो यहां से हमने बात करी कि जलवायु भाग है, उस जलवायु में क्या होता है, तो जलवायु से क्या पड़ता है, स्वच्छ वर्धक, कृषि योग्य, मानव विकास, अनुकूल जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या घनी बसी होती है, जैसे कि पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया। जलवायु जहां पर अनुकूल होगी, जलवायु हमारा विकास करेगी, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, हम वहीं तो रहेंगे भाई। हम क्यों रहेंगे जहां पर क्लाइमेट सही नहीं है, जहां पर जीवन यापन कठिन है, ऐसे भाग में क्यों रहेंगे। हम रहेंगे सरलता पूर्वक भाग में, जहां पर मानव के विकास अनुकूल जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या। तो याद रखेंगे कि एक कारण हमारा उच्छ्वास, जहां पर मैदान क्षेत्र होगा वहां जनसंख्या ज्यादा, जहां पर्वतीय क्षेत्र होगा वहां पर जनसंख्या कम। बात समझ में आई। जलवायु, जहां पर जलवायु अच्छी होगी, जहां पर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जहां पर विकास अच्छे से हो सके, वहीं पर हम रहेंगे। ये भौतिक कारण हमारा होता है। और अगर बात करें भौतिक कारण में, तो मिट्टी, जहां पर मिट्टी उपजाऊ होगी, शुष्क होगी, जहां पर कृषि अच्छी कर सकते, उसी मिट्टी में रहेंगे। तो मिट्टी की बात करें, उष्ण या उष्ण मरुस्थली और बंजर भूमि पर आबादी निवास नहीं करती है। जैसे आपको पता है राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में ज्यादा लोग निवास नहीं करते, ना ही पहाड़ी क्षेत्र में आप जाओगे, लद्दाख क्षेत्र में ज्यादा लोग निवास नहीं करते। क्यों, जीवन कठिन है। लेकिन वहीं पर बात करें कि हमारे जो उपजाऊ मिट्टी नदी वाला क्षेत्र है, वहां पर सघन आबादी क्षेत्र है, गंगा यमुना का क्षेत्र, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्यों, भैया मिट्टी उपजाऊ है। फिर उसके बाद हम बात करें खनिज, खनिजों की प्राप्ति जहां है वहां पर विकास अधिक होता है, जैसे कि भारत का झारखंड क्षेत्र। खनिज मिलेगा, उत्पादन करेंगे भैया, उद्योग धंधे ज्यादा होंगे, काम करने को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो फिर कहां जाएंगे हम। चार चीज याद रहेगा, भौतिक विभाजन या भौतिक कारण में चार कारण रहेंगे। उच्छ्वास, क्या मैदान होगा वहां पर जनसंख्या अच्छी रहेगी। दूसरा हम याद रखेंगे, जलवायु जहां पर अच्छी, वहां पर लोग को जीवन स्वच्छ और जलवायु रहेगी और विकास अच्छा होगा। मिट्टी, जहां पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहां पर लोग अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं, जहां पर खनिज होगा वहां पर भी विकास अच्छे से होगा। ठीक है। सांस्कृतिक कारण की बात करें रे भैया, सांस्कृतिक कारण की बात करें, सांस्कृतिक कारण भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक और पिछड़े वर्ग, पिछड़े क्षेत्रों में पुत्रों की चाह में आबादी बढ़ती जा रही। पिछड़े क्षेत्र मतलब कि मान लो लड़कियां हो रही बैक टू बैक, तो लड़के के इंतजार में जनसंख्या धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ाए जा रहे, कि लड़का ही चाहिए, वो कारण। और दूसरा हमारा बोल दिया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी जनसंख्या कैसी होती है, ये सांस्कृतिक कारण। ठीक है। तो ये हमने दो कारण भी अगर यहां पर देखेंगे तो हमारी चीजें समझ में आएगी। तीसरा मैं मेरी तरफ से बता देता हूं, मैं मेरी तरफ से बता देता हूं इसको थोड़ा सा, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की बात करें कि जहां पर, है ना, जहां पर औद्योगिकरण ज्यादा हो, जहां पर नगरीकरण ज्यादा हो, उद्योग धंधे ज्यादा होंगे, तो वहां पर रोजगार की सुविधा होगी, वहां पर शिक्षा की सुविधा होगी, स्वास्थ्य सब कुछ रहेगा। स्वाभाविक बात है वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। होगी क्या नहीं होगी। जहां पर सामाजिक कारण भी, इसमें अगर मैं बताऊं कि सामाजिक कारण भी अगर मैं बता दूं, यहां पर सामाजिक कारण की बात करें, सामाजिक कारण के जहां पर समाज की जो स्थिति है वो उच्च होती है, समाज में बुजुर्ग लोग काम करते हैं, उनके अनुसार चलता है उच्च समाज, तो वहां पर ज्यादातर लोग निवास करने, तो ये सामाजिक कारण। तो ये हमने किसकी बात करी कि जो ये क्वेश्चन था किसकी, कि वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण। ये आपके 2 नंबर में भी आ सकते, 3 में भी, 4, कोशिश रहेगी 4 नंबर में आपका आएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करवा दिए, उसके साथ साथ 2 और 3 और 4 मार्क अंक के भी मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिए, और इतना बेहतरीन तरीके से कि आप अगर दोनों के दोनों वीडियो देखोगे तो मेरी गारंटी है अधिकतर चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है। तो इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, वो अर्धवार्षिक परीक्षा को टारगेट करके पूरा कंप्लीट किया गया है। मेरा भी प्रयास रहा कि मैं ज्यादा वर्डन ना देकर ज्यादा क्वेश्चन आपको ना करवाऊं, लेकिन जितना भी करवाऊं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत शानदार तरीके से करवाऊं, जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये हमारा सेशन था जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, सब्जेक्टिव डिस्कस किया, और बहुत बेहतरीन तरीके। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, अप्रिशिएट जरूर कर देना कि सर मजे आ गए, एकदम शानदार सेशन है।
और अगर ज्यादा अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना दोस्त, ताकि ये परिवार जो अरिविहान परिवार जिसने पहली बार आपके हितों में सोचकर हमारा काम किया है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए बहुत पहले से काम करते आ रहा है अरिविहान परिवार, लेकिन आप लोगों के लिए खास करके आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए कोई प्लेटफॉर्म ना होने के बाद भी यहां पर बेहतर तरीके से क्लासें आप लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं, जो कि आर्ट्स का विद्यार्थी भी बहुत बढ़िया परसेंट बनाकर बहुत ऊपर तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए अरिविहान परिवार यहां पर आया है और ऐसा कैसे सेशन रेगुलर आप लोगों को मिलता रहेंगे, बार बार मिलता रहेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले अरिविहान की। क्यों सर? क्योंकि वहां से आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, वहां से वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, तो जितने ज्यादा संसाधन है सारे के सारे आपको अरिविहान की एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। तो आपको एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना है, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? ऐसे कैसे सेशन होगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में।